इससे बढ़कर कोई इनामे हुनर है क्या फराज कि एक शख्स अपने ही अहद में फसाना बन जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदर्श कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका जीवन और जिनकी कामयाबी किसी भी फसाने से कम नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी जीवन में डिसिप्लिन भी है तो इनोवेशन भी, और वो वायुसेना के अधिकारी से लेकर के टॉप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर तक रहे और फिलहाल बेनेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राज सिंह सर। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्श जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। नमस्कार सर, ये हमारा सौभाग्य है कि वंदना मीडिया के कार्यक्रम में आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है जी। हम इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कुछ सीखते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो उसी कोशिश में आज आपसे हम अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। अभी हमने आपके जीवन के बारे में पहले एपिसोड में जाना। अब सर, हम जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसके आलोक में शिक्षा जगत के लिए बहुत सारी जो है बदलाव की सिफारिश की गई है, उनको लागू करने की कोशिश की गई है। और यूजीसी से संबद्ध बहुत सारी जो एक्सपर्ट कमिटीज रही है, आप उनके चेयरमैन रहे हैं, आपने पॉलिसी मेकिंग में काफी कंट्रीब्यूशन किया है। तो उस लिहाज से हम जानना चाहते हैं कि पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी और अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो उसमें क्या बहुत कुछ बेहतर है। देखिए, भारत में जो 2020 की शिक्षा नीति से पहले जो शिक्षा पॉलिसी बनी थी वो 1986 में बनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 34 वर्षों के बाद भारत को नई शिक्षा नीति मिली थी 2020 जुलाई में। मैं ये कहते बिल्कुल झिझकूंगा नहीं कि जो हायर एजुकेशन का सिस्टम हमारा 2020 से पहले था वो बिल्कुल बदल चुका है। अगर उनसे पहले के जो लोग हैं और बाद के लोग हैं उनमें अगर कंपैरिजन करेंगे आप, दोनों में एक सिर्फ फर्क होता है कि उनकी थोड़ी विजडम ज्यादा होगी, बस एक्सपीरियंस के होने के नाते। अदरवाइज जो सिस्टम है एजुकेशन का, पढ़ाने लिखाने का, पाठन सामग्री बनाने का, वो बिल्कुल बदल चुका है और ये अच्छे के लिए बदला है, मैं कहूँगा आपसे। क्योंकि अगर आप देखें भारत के जो एक हायर एजुकेशन का लैंडस्केप है, उसमें हमारा कोई भी संस्थान, कोई विश्वविद्यालय नहीं जो वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं फीचर करता हो 2020 से पहले। और अगर आप आज देखें 5 साल में ही हमारे काफी विश्वविद्यालय, काफी संस्थान वर्ल्ड रैंकिंग में आने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा नीति का असर पड़ रहा है। जो कुछ मुख्य रिकमेंडेशंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थी वो बहुत ही दूरदर्शी हैं, दूरगामी परिणाम होंगे उनके। उनमें जो सबसे जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंस, एक है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। इसमें और पहले की शिक्षा प्रणाली में क्या फर्क था, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो एज ए लेमैन जब मैं किसी को बताता हूं कि पहले हम ये डिसाइड करते थे कि हमने क्या अचीव किया वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद। सपोज आपका प्रोग्राम 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, हमें एंड तक वेट करना पड़ता था कि हमने क्या अचीव किया है इसका, हमारे बच्चों ने क्या अचीव किया उसका। आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये कहती है कि हम प्रोग्राम के शुरू में ये तय कर रहे हैं कि हम क्या अचीव करेंगे, क्या अचीव करेंगे जी। तो इन वन सेंटेंस वी से फ्रॉम इंसिडेंटल वी मेड एजुकेशन सिस्टम टू इंटेंशनल। हम ये क्या अचीव करेंगे पहले डिसाइड कर लेते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। अब इस फिलॉसफी को अगर चेंज कर दें आप कि भाई वेट करने के अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय हम शुरू में तय कर लें कि प्रोग्राम के अंत में हमें ये अचीव करना है और स्टूडेंट्स को ये सीखने को मिलेगा, ये सीखने को नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल क्लियर कट तरीके से हम डिसाइड करते हैं। और उसको अचीव करने के लिए हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड करनी पड़ती हैं, नहीं तो अचीव नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके लिए पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तरीके बताएं कि कैसे आउटकम्स को अचीव करने के टूल्स हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं, उसको अडॉप्ट करो आप। तो इसलिए ये जो अप्रोच है ये सबसे बड़ा एक बदलाव आया है। उसमें हर एक, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, सबकी सोच में परिवर्तन आया, एकदम 180 टर्न हो गया वो। इससे पहले ऐसा नहीं था। तुम क्या करते थे कि जो पढ़ाया जा रहा है इट वाज टीचर सेंट्रिक, अभी सिस्टम हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक, कि स्टूडेंट को ध्यान में रख के हमें सब कुछ तैयार करना पड़ता है। उसके अलावा देखे जाए तो जो रिसर्च, जो शोध का कार्य हो रहा था इससे पहले, वो सिर्फ एकेडमिक रिसर्च थी।
हम थीसिस पे थीसिस पब्लिश कर रहे थे, पेपर पब्लिश कर रहे थे, हमने कभी ये रुक के नहीं पूछा कि इस रिसर्च का फायदा समाज को क्या हुआ है, जी हमारे उद्योग जगत को क्या हुआ है। जब तक रिसर्च का फायदा या लाभ हमारे उद्योगों को, हमारी सोसाइटी को नहीं मिलेगा, तब तो रिसर्च बेकार है। जी हमने ये सीखा कि जो रिसर्च का काम है, डेटा और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना, इसको हम इन्वेंशन भी बोलता है। तो ये अपवर्ड प्रोसेस होता है, वो इन्वेंशन का होता है। लेकिन उस नॉलेज को वापस पैसे में कन्वर्ट करना, वो इनोवेशन से होता है, नवाचार से होता है। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम रिसर्च को एक्सटेंड करें इनोवेशन और प्रैक्टिस की तरफ। पहले उसको इनोवेट करके ये तरीके बनाएं कि भाई इससे हमारा समाज को लाभ होगा, जिसके हमें पैसे मिल सकते हैं, उसको हम कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। और जब कॉमर्शलाइज करके पैसा अर्न करते तो वो फिर आपका सर्कल बन जाता है पूरा। जी क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स ऐसी चीज है जिसको कंज्यूम करते रहो, कभी कभी खत्म हो जाएगा वो। रिसर्च सिर्फ कंज्यूम करती है रिसोर्सेज को, लेकिन उसको वापस पैसे में कन्वर्ट करना, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना, वो इनोवेशन का काम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत ज्यादा इसकी तरफ फोकस किया है कि हम कैसे जो शोध है उसको नवाचार और उद्योग की तरफ ले जाएं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाएं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसके लिए इसमें सिफारिश की गई है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आप जो हमारी भारत ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको लेके आइए। भारत की जो हेरिटेज है, कल्चर, उसको लेके आइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का वहाँ पे। पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति सीखा है। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली में उसको नहीं रखेंगे तो फिर उसका हमें फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा उसका। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। और मेरे अपना अनुभव ये कहता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया 2020 में जो करीब पूरे 5 साल जिसको डिस्कस किया गया। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट आई हैव एवर सीन, आई हैव कम अक्रॉस। तो अच्छी है और उससे देश को फायदा हो रहा है। ये पूरे एक देश की जो शिक्षा है उसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है और रास्ता भी दिखाता है हमें कैसे वहां पहुंचना है। अब ये हमारा काम है उसको एक मार्गदर्शन की तरह लेके हम कैसे आगे बढ़ते हैं उसमें। और इसमें करीब 2030 तक का समय दिया गया है कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें समझ के, और अगले 10 साल 2040 तक फिर हमें उसके देखना है कितना इफेक्टिवनेस है उसकी, कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। तो आई थिंक 20 साल का समय बहुत ही काफी समय होता है और उसका असर हमें दिखाई देने लग गया ऑलरेडी। जिस तरह से नए नए उद्योग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, उसमें नवाचार का बहुत बड़ा योगदान है। एक गलत या सही नहीं कहता मैं, हमारे देश में इससे पहले जो इनोवेशन और रिसर्च का काम दिया गया था वो हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं उनको दिया गया था। मैं नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। शायद अगर उसमें हम शिक्षण संस्थानों को रखते तो शायद आगे बढ़ सकते थे हम। आज रिसर्च के क्षेत्र में देखा जाए आपको, हमारी जो रैंकिंग बहुत हाई नहीं है, बहुत ऊंची नहीं है, हम काफी पिछड़े हुए हैं। अपने पड़ोसी देश को ले लीजिए, आज से अगर 3 साल पहले की बात की जाए तो हमारे देश में करीब 69-70 हजार पेटेंट फाइल किए जाते थे। उसी साल चाइना में करीब 14,90,000 करीब पेटेंट फाइल हुए थे। इससे आप देखिए कितना फर्क है। पॉपुलेशन सेम है, पड़ोसी एक ही क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने शायद अपनी शिक्षा में बहुत बदलाव पहले ला दिए थे, उसका लाभ उनको मिल रहा है। तो आई थिंक शिक्षा नीति आने के बाद हम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इसके लाभ बढ़ते जाएंगे हर साल। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो इनोवेशन है उसकी तरफ हम आगे बढ़े जी। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का जिक्र आपने किया जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन एक और समस्या जो मुझे कई बार नजर आती है और बहुतों को ये बात समझ में आती होगी कि पहले जो एजुकेशन था, एजुकेशन का अर्थ था कि प्रोफेसर्स आते थे, वो अपने लेक्चर्स देते थे, जो भी उन्होंने रीड किया है, जो भी पढ़ा है अपने जीवन में, उसको वो एक तरीके से उसकी व्याख्या करते थे, तमाम तरह की चीजें थी। अब एक समस्या है कि वो चीजें तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो एक बहुत सारी चीजों की जो कंप्लायंस है कि आपको फिल करने होते हैं, क्लरिकल वर्क जिसको एक टर्म है, हालांकि मैं उसे सही नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक टर्म यूज किया जाता है कि क्लरिकल वर्क जो है एकेडमिक्स में बढ़ता जा रहा है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर हैं जहां पर आप अलग अलग जो एक तरीके से एक्रेडिटेशन होते हैं या आप वहां जाते रहे हैं, मूल्यांकन से जुड़े रहे हैं,
तो आपने भी उन चीजों को देखा होगा, परखा होगा, और वो आपके नजरिए से हम समझना चाहते हैं कि वो कितना मूल्यवान है, वैल्यूएबल कितना है। ये जो प्रश्न आपने किया, ये मुझे रोज इसका सामना करना पड़ता है। टीचर्स, चाहे वो कम उम्र के हों चाहे बहुत सीनियर लोग हों, सबकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि टीचर्स को पढ़ाई और शोध के अतिरिक्त बहुत सारा काम करना पड़ता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम जी होता है। उसको मैं थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव देखता हूँ। आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएं, उससे पहले 2 तरह के काम होते थे किसी भी शिक्षण संस्थान में। एक होता था टीचिंग लर्निंग, एकेडमिक्स, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। करीब 10-15 साल से तीसरा प्रोफेशन एक इमर्ज हुआ है, उसको बोलते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, और वो सिर्फ और सिर्फ अध्यापक कर सकते हैं, वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये काम टीचर्स को ही करना पड़ेगा। मैं मानता हूं उसमें कि काम बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सारे बदलाव को देखें एक होलिस्टिक तरीके से, उदाहरण के तौर पर 2021 के बाद करीब 40% टीचिंग लर्निंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं उसको करने के लिए इच्छुक नहीं है। उसका दूसरा कारण है कि हमारे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल यूनिवर्सिटीज में होते हैं वो पुरानी तरीके से चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाया महीने में, सप्ताह में या पूरे सेमेस्टर में, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस जज किया जाता है, जबकि ये नहीं समझते कि भाई टीचिंग का तरीका बदल गया है। आप देखिए सोशल मीडिया की वजह से दूसरे जो डाइग्रेशंस हमारे बच्चों के पास हैं, उनसे उनका जो कंसंट्रेशन का समय वो बहुत कम हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ मिनटों में आ गया अभी। अब वो 2-2 घंटे के लेक्चर सुनने का पेशेंस किसी में नहीं है, और नहीं उसकी आवश्यकता है। तीसरा जो काम हुआ है कि शिक्षा नीति से पहले या उससे भी और पीछे जाएं आप, तो टीचर्स के पास जो भी नॉलेज थी उसकी अपनी नॉलेज क्रिएट की हुई नहीं थी। वो टीचर्स का जो रोल था एक बिचौलिए का रोल था, कि किसी ने नॉलेज जनरेट की, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आपको रिसीव कर रहे हैं। आपको जो छात्र पता ही नहीं था कि वो किसने जनरेट की है। आपको याद होगा जब हम बच्चे थे स्कूल में बैठते थे तो टीचर 2 तरह की किताबें रखता था अपने पास। कवर एक यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और हम सोचते थे कि सब टीचर्स हमारे बहुत ही महान है, पता नहीं ज्ञान का भंडार है। हकीकत क्या थी? वो एक में सवाल थे, दूसरे में जवाब थे, वो दोनों ही किसी और ने लिखे थे। वो आज एक्सपोज हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्योंकि जो नॉलेज पार्ट है, थ्योरी है, वो बच्चे हमसे बेहतर सीख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका नेट पे अवेलेबल है। शायद हम उसमें पिछड़े हों, हमारे बच्चे उसमें आगे हैं। तो अगर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे तो बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें वो रुचि नहीं दिखाएंगे, क्लास में नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं देगी, कॉलेज में भी नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आपको दूर होते चले जाएंगे वो, क्योंकि उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता। अभी मैं बताऊं आपको, पिछले सप्ताह की बात है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का आर्टिकल आया है, उसमें वहां के स्टूडेंट्स ये पूछने लगे कि मैं आपकी क्लास में क्यों आऊं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहां के स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, देखिए एडमिशन मिलना से 3% बच्चों को एडमिशन मिलता है। अगर 100 अप्लाई करते हैं तो 97% रिजेक्ट हो जाता है। वहां ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने हॉस्टल से उठ के क्यों आऊं की क्लास में, मुझे क्या फायदा होगा। और वहां के प्रोफेसर चिंतित है, स्ट्रगल कर रहे हैं उसको। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपना पढ़ाने का तरीका बदलना होगा। 2020 में जब कोविड खत्म होने वाला था तो मुझसे सवाल पूछा गया था लंदन बेस्ड मीडिया हाउस ने कि साहब कोविड के बाद किस तरह का आप पैटर्न देखते हैं शिक्षा का। तो मैंने उसको कहा था कि 3 तरह के पार्ट होंगे एजुकेशन के जो आप डिलीवर करोगे बच्चों को। पहला होगा थ्योरी, जो हम लेक्चर देते रहते हैं घंटों, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बच्चे उसको ऑनलाइन सीखेंगे। इसका आगे थ्योरी क्लास के लिए बच्चे आपकी क्लास में नहीं आएंगे, नहीं इनको आने की आवश्यकता है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो उस टॉपिक पे सीखना चाहते हैं दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर से, और ऑनलाइन 10 चॉइस आपके पास, वो आपको क्यों सुने, मुझे क्यों सुने, वो तो जो बेस्ट लगेगा उसको सुनेंगे वो। दूसरा जो हिस्सा है वो आपका कॉलेज में होगा, कैंपस में होगा, जहाँ पे आपको लेबोरेटरीज में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, अपने ग्रुप के साथियों से बात करेंगे, उनसे सीखने को मिलेगा। और तीसरा जो हिस्सा है एजुकेशन का, मैंने कहता कि तीनों हिस्से बराबर हैं, कुछ थोड़ा फर्क, कोई 40-35% का हेर फेर हो सकता है। वो आपको कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ रहना पड़ेगा, वहां की समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनके समाधान ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह का एजुकेशन का सिस्टम मैंने कहा था लग रहा है, और आज देखिए हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। उसके तुरंत 6 महीने बाद ये 40% ऑनलाइन एजुकेशन लीगली परमिट कर दी यूजीसी ने, कि आप रेगुलर प्रोग्राम में भी अप टू 40%
ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड या लाइव कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अप टू 40। इट्स अ बिग चेंज। जो पहले ऑनलाइन में होता था कोर्स होना, वो रेगुलर एजुकेशन में परमिट कर दिया गया है। उसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चा क्लास में आने के बजाय कभी भी उसको पढ़ सकता है, रात को, सुबह, पार्क में बैठ के, ट्रेन में जाते, बस में सफर करते, उसके पास चॉइस है, एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनी गैजेट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो तीसरा वाला हिस्सा है जी। आपको बाहर कैंपस से जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको समाज की, उद्योग की समस्याओं को समझना पड़ेगा जी। और वापस आके जब अपने ग्रुप में बात करते हैं, प्रोफेसर बात करते हैं, जो सीखते हैं ऑनलाइन, उसको समझ के उस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। जी। अब शिक्षा नीति कहते हैं कि यहीं मत रुकिए आप, कि आपने समाधान ढूंढ लिया। उस समाधान को लोगों को देकर कैसे आप उसे पैसे अर्न कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, तभी तो आपको जो रिसर्च में पैसा खर्च होगा आपको पैसा वापस कन्वर्ट होगा ना। उसके बगैर साइकिल पूरा नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं होगा फिर आपका। तो ये सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर जाए कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कैसे रिप्लेनिश किया जाए, वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम शुरू हो गया है अभी। तो आई थिंक जो अभी एक शिक्षा प्रणाली में बदलाव आ रहा है, जो कि बहुत भारी बदलाव है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, हमारे टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा बदलाव है, मैं कहूँगा इसको। जी। एक सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है कि एक असेसमेंट में बदलाव हुए हैं, जैसे कि अब जो है 8 क्राइटेरिया असेसमेंट हम लोग करते हैं। पहले एक मिड टर्म एग्जामिनेशन होता था, बच्चा आता था, सवालों के जवाब देता था, चला जाता था, हम लोग कॉपी चेक करते थे, नंबर दे देते थे। अब क्या है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो ये जो 8 क्राइटेरिया है, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो असेसमेंट का जो तरीका बदला है, ये पहले से किस तरीके से बेहतर है? अगर मैं आपसे कहूं कि शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किस पर जोर दिया गया है, तो वो असेसमेंट और एग्जामिनेशन का सिस्टम है। हम कहने को कह रहे हैं कि हमने कंटिन्यूअस असेसमेंट इंप्लीमेंट कर दी है, लेकिन धरातल पे नहीं हुआ है। जी जी। अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारे जमाने में क्या होता था, 80 से 100% तक साल के अंत में एग्जाम हुआ करता, सेमेस्टर सिस्टम था ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये रियलाइज किया कि पहले तो सेमेस्टर सिस्टम लागू करिए, और उस सेमेस्टर सिस्टम में 100% में से आप 30, 40, 50% आप कंटिन्यूस करिए, और जितना बचे वो सेमेस्टर के एंड में करिए आप। हकीकत में क्या हो रहा है अभी, एक मिड टर्म टेस्ट आपने कर दिया 20 मार्क्स का, एंड सेमेस्टर 50 का, 70 तो आप अभी कर रहे हैं ना, पहले भी कर रहे थे जी। तो ये नहीं कि आप कब करते हो असेसमेंट, मुद्दा ये हमारे पास जो विषय ये है कि आप किस तरह से असेस करते हो। रिटन एग्जाम से आप हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स असेस नहीं कर सकते। ये ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास, जो लिखित परीक्षा होती है उसके जरिए आप सिर्फ जो लर्निंग के 2 लेवल या 3 लेवल टेस्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लानी पड़ेगी आपको, तभी टेस्ट कर पाएंगे। एक तो मुद्दा ये। दूसरा जो इश्यू हमारे पास है ये है कि हम जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स जॉब की तलाश करते हैं, तो जो इंडस्ट्री जो देखती है बच्चों में, वो हम टेस्ट नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि जो हम एसेस करते हैं वो सिर्फ जो क्लासरूम पढ़ा है उसको एसेस करते हैं, जबकि बच्चे जो सीखता है वो क्लासरूम के बाहर बहुत कुछ सीखता है। वो किस तरह के सेमिनार अटेंड कर रहा है, कितनी इंटर्नशिप उसने की है, उसने क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, स्पोर्ट्स किस तरह खेलता है, वो किस तरह कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, वो उन सबसे सीखने को मिलता है, जो उसको जॉब ढूंढने में मदद करता है। लेकिन वो असेसमेंट में आता ही नहीं हमारा। तो अक्सर क्या होता है कि जो ग्रेड है वो जरूरी नहीं कि वो ये कहे कि ये एम्प्लॉयबल बच्चा है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को दर्शाता नहीं है। तो हम जो एसेस कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए वो अलग अलग चीजें हैं। आई थिंक जो बदलाव आना चाहिए वो कंटिन्यूस तरीके से, कि किस तरह से हम बच्चे को एसेस करें। मैं तो कहता हूँ कि रिटर्न एग्जाम तो खत्म कर देना चाहिए। आप देखेंगे जैसे डिजाइन की एजुकेशन है, आर्किटेक्चर एजुकेशन है, उसमें एग्जाम कम से कम होता है, वो सिर्फ पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट होती है। उसमें बच्चा क्या अपने हाथ से करता है, क्या वो सीखता है, क्या जो जीवन की समस्याओं का समाधान सजेस्ट करता है, उसके बेस पे वो इवैल्यूएशन होती है। वो आने में थोड़ा समय लग रहा है हमारे, खास करके जैसे मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज है, इंजीनियरिंग में एग्जाम पे फोकस बहुत ज्यादा है, उसको कम करना होगा मैं। और जो यूजीसी के रेगुलेशंस उनको देखें आप ध्यान से, उन्होंने कहा है कि जो अच्छे संस्थान हैं वो कंटिन्यूस असेसमेंट 70% तक कर सकते हैं, और सिर्फ आखिर में 30%। उसका मतलब कहने का ये है, अगर आप उसको खत्म नहीं करते तो इरेलीवेंट कर दो उसको आप। और वो बड़ा हिम्मत का काम, वो लोग हमारे हिम्मत नहीं कर रहे हैं, खासकर जो टीचर्स हैं हमारे, उसमें
थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम सब उसी सिस्टम का प्रोडक्ट हैं। जी जी तो हमारी कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा उससे। जी। लेकिन ये बदलाव हमें करना ही होगा। बदलाव आ रहा है मेरे हिसाब से, बहुत धीमा बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से करना पड़ेगा हमें, और इसके बगैर हमारी जो एजुकेशन बदलाव आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जी तो दोनों साथ साथ करने पड़ेंगे हमें। जी। एक मीडिया एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल है और जिसको मैंने काफी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। मैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ और वहाँ जैसे इग्नू का जो ज्ञान दर्शन है वहाँ पे लाइव सेशन करता हूँ टीवी स्क्रिप्ट राइटिंग पे। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं गया टीवी स्क्रिप्ट राइटिंग पे। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो डॉक्यूमेंट्री के लिए हो, फिल्म के लिए हो, खास तौर से न्यूज पैकेज राइटिंग जो है, तो उसमें मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देखा है कि जो उनकी राइटिंग स्किल है स्टूडेंट्स की वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। उसके पीछे वजह क्या है कि मुझे जो समझ में आता है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और खास तौर से बुक्स, तब तक वो भाषा की जो एक लयात्मकता होती है, एक प्रवाह होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, एक कोहेरेंस जिसे आप कहते हैं, वो नहीं आएगा जी। और इसमें कहीं ना कहीं बच्चे कैमरा सीख लेते हैं, बहुत अच्छा कैमरा करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उनको साउंड इफेक्ट्स आता है, सब कुछ आता है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली जब कंटेंट की बात आती है, उन्हें कुछ नया लिखना है, जैसे एंकर लिंक्स होते हैं, वॉइस ओवर होते हैं। तो मैं अपनी इंडस्ट्री में काफी स्क्रिप्टिंग के लिए जाना जाता था और मुझे इन चीजों से लगाव भी है और मैं आज भी बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मतलब कि मेरी आदत है कि मैं 2-3 बजे तक किताब पढ़ता ही पढ़ता हूँ, चाहे जो भी हो। लिटरेचर होता है या आमतौर पे इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, लेकिन वहां पे बच्चे जो है वो लैग कर रहे हैं। तो चूंकि आपने निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अपने जीवन से भी आपने सीखा है, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो डिसिप्लिन है, जो एक वायुसेना अधिकारी के जरिए फिर और उस तरीके से है, तो वो कहीं ना कहीं हम कैसे बच्चों को ये इसकी इम्पोर्टेंस बताएं और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो जेन्युइनली मैं हर जगह देख रहा हूं कि उसमें बच्चे लैग कर रहे हैं। और मेरी बड़ी इच्छा होती है कि पार्ट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो स्किल्स सीखे, कुछ भी सीखे, बट दे शुड लर्न द आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, दे शुड लर्न हाउ टू राइट। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, आप एक प्लेन पेपर लेकर के बच्चों को अगर कहिए कि उन्हें 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं किसी भी सब्जेक्ट पे हो, तो उनकी राइटिंग स्किल जो है वहां पे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहे हैं। एक तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी कि जो रीडिंग राइटिंग हैबिट्स खत्म होती जा रही हैं जी। दूसरी बात ये कि उसके लिए जो जिम्मेदार है वो शिक्षण प्रणाली है हमारी जी। मैं उसमें नई जनरेशन के बच्चों को दोष बिल्कुल नहीं देता जी। कहीं ना कहीं पिछले 10-20 सालों में अगर देखें आप, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो एक उस दिशा में चलेगी जहां में सिर्फ जॉब ढूंढना है। हमने बच्चों को सवाल पूछना नहीं सिखाया। आजकल के जमाने में तो जवाब तो आपके चैट जीपीटी दे देगी जी। जो महत्वपूर्ण विषय है वो कि आप अच्छे सवाल किस तरह पूछें। सवाल पूछना एकदम खत्म हो गया हमारा जी। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक वन वे ट्रैफिक रहा हमारा, जो गुरु स्पीक सेलर रेसाइट्स वाली बात होगी हमारे पास, जो टीचर बोल रहा है गॉस्पेल ट्रुथ बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक हमारे स्टूडेंट सवाल नहीं पूछेंगे तब तक पढ़ने लिखने की आदत खत्म होती जाएगी। उनको एक बहुत ही आसान तरीका मिल गया। आज अगर आप बच्चे क्लास में नहीं आते तो अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, आप फ्लिप क्लासरूम आ गए हैं, अपनी स्लाइड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, रेडीमेड दे रहे हो उनको। तो उससे क्या हुआ है कि जो एग्जाम है वो भी उसी के बेस पे आप कर लेते हो। तो सबसे पहले जब एग्जाम सिस्टम चेंज होगा तो बच्चों को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। उसके लिए जो एक तरीका हमने ढूंढा है, पिछले मैं 10-15 साल से काम किया है इस विषय पे, एक होता है प्रोजेक्ट सेंट्रिक लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अलग है, प्रोजेक्ट सेंट्रिक लर्निंग बहुत अलग है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है, उसमें जो प्रोजेक्ट होता है आपका वो विषय संबंधित होता है जी। जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स संबंधित हो गया वो जी। प्रोजेक्ट सेंट्रिक का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट बिकम्स सेंट्रल पॉइंट और सारे जितने भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो इसके साथ कन्वर्ज होते हैं आके इसके जी। मैं बड़ा अचंभित हुआ, एक दिन बच्चों ने पूछा कि साहब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए हमें, हम तो लिबरल आर्ट्स के बच्चे हैं। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, जीवन में सारे विषय, सारे प्रोफेशन इकोनॉमिक्स के अराउंड घूमते फिरते हैं। आज अगर दुनिया में देखें आप, जो हमारी
अब पॉलिटिक्स हो रही है, इंटरनेशनली रिलेशनशिप हो रही है, वो सब इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमें अपने छात्रों को इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का महत्व समझाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स हो चाहे वो आपकी मिलिट्री पावर हो, सब डिफाइन करता है इकोनॉमिक्स। जी। तो कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जो एकदम मूलभूत, जिनकी फाउंडेशन बनाए बच्चों की, उसके बाद वो डिसाइड करें कि मेरे लिए क्या बेहतर है। अब आजकल ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, हम काफी प्रयास किया, काफी आगे बढ़ गए उसमें, कि हम पहले करीब 1 या 2 साल बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम दें जो सिर्फ वो एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए उनकी। जैसे आप अपने विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में जाने, आपके विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है वो जाने कम से कम। आप अभी सिंपल अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ ही आपका इंटरेक्शन है, आपको ये नहीं पता कि मेरे कैंपस में वो दो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वहां तक नहीं पता है। उसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रमोट करनी पड़ेगी आपको। अभी हमने एजुकेशन कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे, आप मैनेजमेंट कर तो मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे, जबकि जो हकीकत है, वास्तविक हमारा जो जीवन है वो सिंगल डिसिप्लिन नहीं है। भगवान ने हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया है। आप जिस संस्था में काम करते हैं, मैं संस्था में काम करता हूं, हम सिर्फ अपने ही क्षेत्र के लोगों से बातचीत नहीं करते हैं जी। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इंडस्ट्री चलती है, उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं। इंजीनियर्स भी हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी हैं, आर्ट्स के ग्रेजुएट्स भी हैं, डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट सब हैं उसमें, लीगल प्रोफेशनल्स भी हैं। सो जो वास्तविक जीवन है वो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी है। शिक्षक कैसे सिंगल डिसिप्लिन कर देंगे? तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा बदलाव लाना चाहिए हमें, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। क्या हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहां पे ये सिस्टम बने कि मैं लॉ वाले बच्चों से सीखूं, लॉ वाले बच्चे मुझसे सीखें? उसके लिए शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जब ये होगा तो बच्चों को पढ़ने लिखने में मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा, आप उनसे लिखने की क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं? कोई ऐसा विषय दे रहे हैं जो रियल लाइफ संबंधित हो, उसके रिसर्च करो, लिख के लेकर आओ हमारे पास। रीडिंग राइटिंग प्रमोट करनी पड़ेगी आपको। खुशी की बात यह कि कुछ तरह के जो स्कूल बोर्ड है हमारे, वो इस तरह ध्यान दे रहे हैं। जी। हमारी उच्च शिक्षा में इसकी कमी है, कुछ विश्वविद्यालय कर रहे हैं इसको, जो एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन बना के आपस में 4-5 स्टूडेंट अलग अलग डिसिप्लिन से आते हैं और वो किसी एक कॉमन प्रॉब्लम पे काम करते हैं। उसमें मैंने देखा कि लिखने और पढ़ने की आदत फिर से वापस आ रही है। जी जी। आप उसमें टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए। आजकल एक समरी बन जाती है, और मैं टीचर से एक अपील करना चाहूंगा, अपनी स्लाइड्स और जो नोट्स बच्चों को मत दीजिए आप। उससे क्या कर रहे हैं आप कि पढ़ने लिखने को सीमित कर रहे हैं। जी। एक बहुत गलत एक ट्रेंड आया था पिछले 15-20 खत्म होता जा रहा है, खुशी की बात है, खत्म हो जा रहा है, कि हम बुक बैंक का सिस्टम क्रिएट कर दिया यूनिवर्सिटीज ने, कि बच्चों को जो किताबें पाठ्यक्रम की वो लेके दे दीजिए, सेमेस्टर में पढ़ के वापस ले लीजिए उसको। हमने क्या किया, हम सोचते हैं कि बच्चे की हमने मदद की, कि उनको किताबें लेके दे दी ताकि उसे पढ़ने का मौका मिले। हमने उसका नुकसान क्या किया कि सिर्फ बेटा ये एक ही किताब काफी आपके लिए, दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। जी। हमने उनका रीडिंग का जो दायरा वो सीमित कर दिया। जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। जी। पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आपकी असेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी आपको, कि आप मार्क्स किस बेस पे दे रहे हो। अभी आप सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेस पे दे रहे हो, पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हो आप। जी। तो ये बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक है। जी। उसके लिए जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसमें एग्जाम ना भी हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उस तरह का सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। मैं जो हार्वर्ड की आर्टिकल की बात करूं, उसमें एक समरी ये आई है जी। कि आने वाले समय में 2 तरह की चीजें काम करेंगी। आपको 60 या 30 की क्लास नहीं करनी बच्चों की, बड़ी क्लास करिए, मास्टर क्लास करिए, और उसके बाद बच्चों को असाइनमेंट दीजिए ताकि वो सेल्फ लर्निंग कर सकें। मास्टर क्लास प्लस सेल्फ लर्निंग इज द वे फॉरवर्ड, जिसमें पढ़ना लिखना। अब हम बच्चों को देखिए, रिसर्च में हम क्या सीखते हैं, जब पीएचडी करते हैं या अपनी मास्टर थीसिस करते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि साहब रेफरेंसिंग का ही तरीका है, चाहे वो एपीए मेथड है, चाहे कोई दूसरा मेथड है, वो हम पीएचडी में आकर सीखते हैं। क्यों ना यूनिवर्सिटी में एंटर करते बच्चों को सिखाया जाए कि भाई एपीए मेथड होता क्या है। आप किसी का आइडिया लेना है तो उसको कैसे रेफरेंस करेंगे आप, उस एथिक्स भी सिखा रहे हो आप, और एक रेफरेंसिंग का तरीका भी सिखा रहे हो। और उनको आप जो असेसमेंट है वो राइटिंग पे करिए आप उनकी, ना कि सिर्फ पढ़ के एग्जाम में किस तरह का आंसर लिखना उसमें मत करिए आप। तो असेसमेंट का जो बदलाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, वो टीचिंग लर्निंग से बेटर है। जी। उसमें मैं ये कहूंगा कि जो करिकुलम का एक शब्द होता है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। करिकुलम इज नॉट सिलेबस। सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम इज मच ब्रॉडर टर्म, जिसमें आप सिर्फ सिलेबस ही नहीं करते हैं, आप उसके आउटकम क्या हैं, आप किस तरह की सामग्री उनको देते हैं, रेफरेंस बुक्स की लिस्ट देते हैं,
किस तरह का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरह का एग्जामिनेशन असेसमेंट प्रोसेस है, वो सब मिला के बोलते हैं, उसको करिकुलम बोलते हैं जी। तो करिकुलम की परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी उसमें। जी। तो टीचिंग लर्निंग हैज टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। सर, अभी आपने पढ़ाई की बात की कि बच्चों को ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसी से संबंधित एक, चूंकि आपकी पर्सनैलिटी या जितना हमने आपके बारे में जाना है कि एक वाइडली रेड पर्सनैलिटी के तौर पे और आप हमेशा किताबें पढ़ते हैं, तो ऐसी कौन सी 5 किताबें जो केवल स्टूडेंट को नहीं, आप किसी भी इंडिविजुअल को आप रिकमेंड करेंगे कि उन्हें अपने जीवन में ये किताबें पढ़नी चाहिए, और जिन किताबों को पढ़ करके आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिला हो, हल्का सा मोटिवेशन मिला हो, या कुछ आपने जीवन की जो बारीक चीजें होती है व्यवहारिक तौर पे, हालांकि आपने जीवन से काफी कुछ बताया कि हमने जो लाइफ से ज्यादा कुछ सीखा है ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंस से, इसके बावजूद किन किताबों का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रहा है, या फिर आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये 3-4 किताबें हैं जो हर इंडिविजुअल को पढ़नी चाहिए? इसमें थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा जी जी। और कुछ जो बिल्कुल रिसेंट मैंने पढ़ी उनका भी जिक्र करूंगा मैं। मुझे अभी याद है 1990s में कुछ किताबें पब्लिश हुई थी जिनको पढ़ के मुझे बहुत लाभ मिला था। उसमें एक जो किताब मुझे याद आ रही है वो थी एम्पायर्स ऑफ माइंड। जी। उसमें कहा गया था कि जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें 2-3 गुण होने चाहिए, और उसमें ये कहा गया था कि जर्नलिस्ट में खास करके ये गुण पाए जाते हैं। उसमें एक तो था सेंस ऑफ वंडर। जी। आप जब किसी बात कर रहे हैं, अगर आपको सीखना है उनसे, आपको सेंस ऑफ वंडर रखना पड़ेगा। जी। आप ये ना कहें कि जो ये कह रहे हैं तो मुझे पता है ऑलरेडी। जी। अगर दाएं सोच रहे हैं तो आपको सीखना बंद हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। सेंस ऑफ वंडर एंड क्यूरियोसिटी, जी, द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जी। ये 2 आपके जो गुण हैं, ये शिक्षण सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी जी। तो एम्पायर्स ऑफ माइंड। जी। दूसरी जो किताब मैंने पढ़ी थी वो थी इमोशनल कोशेंट, जी। इमोशनल इंटेलिजेंस। जी जी। हमें जॉब क्या मिलता है हमारा, जी, वो हमने क्या इंटेलिजेंस आपका होता है ना जो, जी जी, उससे मिलती है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए इमोशनल कोशेंट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल बिल्कुल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना चाहिए आपको। अभी मैंने पिछले करीब कुछ महीनों में जो किताब पढ़ी से काम कर रहा हूँ, अभी मैं उसके ऊपर एक वर्कशॉप भी डेवलप कर रहा हूँ टीचर्स के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए। वो है मल्टीप्लायर्स। जी। कुछ लोग होते हैं मल्टीप्लायर्स होते हैं, कुछ लोग डिमिनिशर्स होते हैं। जी जी। मल्टीप्लायर्स ये होते हैं कि आप कम लोगों से या कम रिसोर्सेज से दुगना काम या 3 गुना काम कैसे कर सकते हैं। जी। उसके लिए आपको टेक्निक सीखना जरूरी नहीं है, आप किस तरह अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को इंस्पायर करते हैं। जी। आपने जिन्हें महसूस किया होगा, किसी लोग से मिलकर आते हैं आप, तो बाहर निकल सोचते हैं कि मुझसे स्मार्ट आदमी कोई नहीं है। जी। और कई बार सोचते हैं कि इससे स्मार्ट कोई आदमी नहीं है। जी। तो मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जिससे मिलकर आप ये महसूस करें कि मुझसे स्मार्ट कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब आपको उन्होंने इतना इंस्पायर किया मिलने के बाद कि आप ही सब कुछ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो मल्टीप्लायर वाली अप्रोच है, लीडरशिप में कमी है हमारे यहाँ पे। जी जी। बहुत कम लोग पाए जाते हैं। अगर हमारे जो लीडर्स, एक तो हमारे हिंदुस्तान में लीडर्स की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जी। मैं नहीं कहता हमारे लीडर्स नहीं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन जो हमारे देश का जो साइज है, पॉपुलेशन, उसको देखते हुए सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, उसकी बहुत भारी आवश्यकता है। और फिर लीडर्स को किस तरह ट्रेन किया जाए, तो ये किताब ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये बिल्कुल पिछले 2-3 महीने में मैंने पढ़ी है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जी, और कुछ याद है कुछ याद नहीं जी जी, लेकिन उन्हें प्रभावित किया जी। एक छोटा सा सवाल सर कि आपकी लाइफ में योग और मेडिटेशन, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आप किस तरीके से मेडिटेशन से एसोसिएटेड रहे हैं? क्योंकि आपके व्यक्तित्व को देख करके मुझे लगता है, मैं कई बार चर्चा करता हूं कि डॉक्टर राज सर के व्यक्तित्व में जो एक गंभीरता है, या फिर डाउन टू अर्थ जो पर्सनैलिटी है, या सबके प्रति जो कंपैशन है, या जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, कि आपसे मिलने वाला, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, वो इंस्पायर होता है, वो आपसे बहुत कुछ सीखता है। और वो सिर्फ आपकी बातों से नहीं सीखता, वो आपके व्यवहार से सीखता है, वो आपके बातचीत करने के अंदाज से सीखता है। तो क्या कहीं ना कहीं मेडिटेशन या योग का आपके जीवन मैं अभी आपको बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। जी। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें 3500 स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुरू किया हमने उसके लिए, और हमारे पास उसके लिए नॉर्मली अगर कैलकुलेट करें आजकल के शिक्षा के सिस्टम के हिसाब से, हमें करीब 33-34 फैकल्टी मेंबर चाहिए उसके लिए। जी जी। और हमारे पास उस वक्त थे, एक डीन साहब थे, 4 फैकल्टी मेंबर थे। उनसे आपको 33 फैकल्टी के बराबर काम करना है।
जी सो ड्यूरिंग वन ऑफ द डिस्कशन, जहां हम बहुत ही गंभीर तरीके से डिस्कस कर रहे सोच रहे थे, जी। और उसके साथ जो मेरे कलीग है वो बहुत मेडिटेशन करते रोजाना, उन्होंने ख्याल है कि हमारे पास करीब 500 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जी और हमारी जिम्मेदारी है उनको टीचिंग लर्निंग में ट्रेन करना है। तो जी। आपने देखा जो लेटेस्ट रेगुलेशन हमारे पीएचडी के हैं, जी। उसमें पब्लिकेशन की लिमिट खत्म कर दी है, जी। लेकिन वो ये कहते हैं हर एक पीएचडी स्कॉलर को टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस देना पड़ेगा आपको। जी तो हमने कहा कि हवाई नोट हम 40-50 पीएचडी स्कॉलर को ले लें उसमें, और हमारी बीमारी का समाधान हो गया। ऐसे ऐसे समाधान निकले हमारे मेडिटेशन योगा के थ्रू, जो नॉर्मल हम नहीं सोच सकते थे उसका। जी उसके अलावा मैं ये कहूंगा, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। आपका रूटीन बहुत आवश्यक है। जब तक आप फिजिकली मेंटली स्वस्थ नहीं है, आप एजुकेशन ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जी क्योंकि मैंने सुना है और जो अनुभव किया है, हेल्दी माइंड इज हैप्पी माइंड, एंड हैप्पी माइंड कैन रीच अक्रॉस टू एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। सो आई थिंक फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। हम एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री करके सिखा सकें। तो ये खास करके मैं आभास हुआ पोस्ट कोविड, किस तरह से बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम शुड बी अ जॉयफुल एक्सपीरियंस rather than पेनफुल एक्सरसाइज। उसमें हम जब जो बच्चों को इस तरह का असाइनमेंट देते हैं, दे शुड एंजॉय इट। इनका अभी हम एक दिन बच्चों को सुबह 4:30 बजे उठाकर ले गए थे, कहीं एक लोकल साइट सीइंग के लिए ले गए थे। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसका। मैं उनकी लॉग बुक पढ़ रहा था, एक बच्चा लिखता है कि 4:30 बजे उठने के बावजूद पूरा दिन मैंने फ्रेश नहीं किया। और हमारे जो बच्चे यहाँ आते हैं, अच्छे संपन्न परिवारों से आते हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड बच्चे हैं, पेम्पर्ड बच्चे हैं, उनका लिखना मेरे लिए बहुत महत्व रखता है कि बेनेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो भी सैटरडे की छुट्टी के दिन सुबह 4:30 बजे खुश हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। हम इस तरह की कोई एक्सरसाइज करें, उनको जिम्मेदार फील कराएं। एक बहुत बड़ा, आपने पता नहीं ये ऑब्जर्व किया होगा, हमारे भारत में जो स्टूडेंट्स है वो संस्था के प्रति लगाव नहीं होता उनमें, जी जो कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड से डेवलप्ड नेशंस आते हैं। आप अगर एज ए अलुमनाई उन्हीं को डोनेट करें, अपनी इंडियन यूनिवर्सिटी को नहीं करोगे आप। इसमें क्या है कि एक बॉन्ड होता है संस्था और स्टूडेंट्स के बीच में, वो हमारे कहीं ना कहीं नहीं है। उसके लिए मैं एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार ठहराता हूँ। हमने कभी उनको ये महसूस ही नहीं कराया कि आप जिस संस्था में रह रहे हो उसके लिए आभार आपके दिमाग में होना चाहिए। उनको बताया ही नहीं कि हमारा कैंपस क्या है, कैंपस एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। तो उसने क्या किया, 170 जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं जो असाइनमेंट देते हैं, वो एज ए ग्रुप वो अपने जगह पेड़ के नीचे है, कहीं बेंच पे बैठे हैं, वहां जाके कैंपस के बारे में फील करते हैं, हर एक मोमेंट में फील करते हैं। और मैंने देखा उनमें जो लगाव है, जो बॉन्डिंग है, वो बढ़ती जा रही है। ये जो गुण है हमारे इसमें कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। जी हमारा जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम वो क्लासरूम बेस्ड इतना हो गया है कि हम बाहर देखते ही नहीं है। हमारे कैंपस में क्या हो रहा है, हमारे कैंपस के जो पड़ोस में क्या हो रहा है, उससे कहीं दूर जाके कहीं और दूर चले गए हैं। हम सोचते चांद पे क्या हो रहा है, सूरज पे, पहले अपने बगल में क्या हो रहा है उसको नहीं सिखाते हैं। तो आई थिंक ये चीजें लाने की आवश्यकता है और उसके लिए एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और जो हम इनिशिएटिव लिए, हमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो शायद अपनी तरह का पहला देश में है और शायद विश्व में हो। काम चल रहा है उस पर। आई थिंक बहुत ही शीघ्र हम ये एक शिक्षा जगत को एक गिफ्ट दे पाएंगे कि जिसमें ज़्यादातर समस्या जो हमने बात की उसका समाधान है। जी वो सब ये चिंतन से, मनन से, ध्यान से ही सब कुछ सॉल्यूशन मिलता है। सारे नॉर्मल उसमें नहीं मिलेगा आपको। और बच्चों के साथ काम करके, डिस्कस करके ये सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। जी तो गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद हमें वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। सर, आपसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला आपकी बातों से, और ये जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखेंगे। और हम आपके प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला, और हम सभी आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि बीच बीच में हमेशा आगे जब कभी हमें लगा कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है या कहीं कुछ लगा कि हम कुछ और सीख सकते हैं, तो हम आपके पास आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।